दोस्तों नमस्कार। खुले आसमान तले इस देश में आंदोलन जब जब चुनावी राजनीति का हिस्सा बने हैं, सियासत डोलने लगी है। इस देश के इतिहास और उसके पन्नों को अगर आप पलटिएगा तो हो सकता है आपके जहन में इसी तरीके से खुले आसमान तले लोगों का जमावड़ा, राजनीतिक दलों की हुंकार और इस देश के मुद्दों को लेकर जनता की गोलबंदी ने तमाम सियासतों को डांवाडोल कर दिया। वो इंदिरा गांधी की सत्ता हो या मंडल कमंडल का दौर हो, राजनीतिक तौर पर चुनाव ऐलान के बाद अगर राजनीति आंदोलन में तब्दील हो जाए तो फिर सत्ता के लिए यह खतरे की घंटी होती है। और अगर मुद्दों के आसरे जनता राजनीतिक तौर पर गोलबंद दिखाई देने लगे और होने लगे तो फिर मान लीजिए कि सत्ता के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो क्या दिल्ली का रामलीला मैदान इसी तर्ज पर तैयार हो रहा है? पटना का गांधी मैदान और मुंबई का शिवाजी पार्क और उसके बाद अब दिल्ली का रामलीला मैदान, राजनीतिक तौर पर चुनाव के ऐलान के बाद कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे यह मौका मिला नहीं होगा कि वो राजनीतिक तौर पर जनता को एक साथ कर ले और एकजुट कर कर इस देश के मुद्दों को उभारना शुरू कर दे जो सीधे तौर पर सत्ता की तानाशाही की दिशा में ले जा रहे हों। तो क्या ये मौका सत्ता नहीं दे डाला? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना या कहें ईडी के जरिए अभी तो गिरफ्तारी हुई है, 6 दिन की रिमांड पर है, लेकिन इन 6 दिनों से पहले 2-3 दिनों में ही सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि अब उन्हें जेल में रखना चाहिए या फिर रिहा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार जेल से चल रही है, अगर इस देश की जनता गोलबंद हो रही है, अगर तमाम राजनीतिक दल एकजुटता के साथ आंदोलन करने को तैयार हैं, अगर इस आंदोलन की भूमिका में वह तमाम मुद्दे उठने को तैयार हैं जिसे इस दौर में बार बार रेड कारपेट तले राजनीतिक सत्ता ने दबा दिया, तब क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त दिल्ली, जो कि नब्ज मानी जाती है भारत की राजनीति में, जब वहां पर कुछ हो जाए तो फिर जान जाइए कि सत्ता के लिए यह बड़े मुश्किल स्थिति होती है। निर्भया कांड को भी याद कीजिए, रायसीना हिल्स पर कितनी बड़ी तादाद में मौजूदगी थी लड़के लड़कियों की जो समझ नहीं पा रहे थे कि इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता कैसे आंख मूंद कर रह सकती है, कोई कानून व्यवस्था है या नहीं है। लेकिन इस दौर में तो डोरे मुख्यमंत्री पर डाले गए और मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर पहली बार जेल में रहकर एक निर्देश जारी किया। वह निर्देश दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को है और मंत्री के जरिए है कि जो भी जल मंत्री है उनको वो दस्तावेज भेजेगा ये कहकर कि चीफ सेक्रेटरी को कहिए गर्मी आने वाली है, पानी की किल्लत होगी, वो टैंकरों की व्यवस्था करें और उन्हें भरोसा है कि दिल्ली के एलजी वह भी आपकी मदद करेंगे। यानी जेल में बैठे हुए मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश इसीलिए मजबूती के साथ दिल्ली में चल पड़ा क्योंकि बड़ी लंबी लड़ाई आंदोलन की थी और आंदोलन के बाद कहीं ज्यादा बड़ी जीत संसदीय चुनाव में थी। 70 में से 62 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। राजनीतिक तौर पर चाहे तो भी आम आदमी पार्टी को तोड़कर दिल्ली में बीजेपी सत्ता अपनी बना नहीं सकती है। और अगर लोगों ने वोट इतनी बड़ी तादाद में दिया और कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी आम आदमी पार्टी के विधायक जीते हैं और उन्हें पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार, पहली बार तो 67 सीटें दिला दी थी और दूसरी बार 62 सीटें, तब यह सवाल है कि दिल्ली में बैठे हुए नौकरशाही क्यों ना हो या फिर एलजी ही क्यों ना हो जिनके पास तमाम ताकत है। अगर जेल में बैठकर मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे रहे हैं तो उसकी अवहेलना कौन करेगा? और अगर करेगा तो इसका मतलब बहुत साफ है कि वह उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मानता है और मुख्यमंत्री नहीं मानता है तो फिर कानूनी तौर पर वह मुख्यमंत्री नहीं है, यह आपको साबित करना पड़ेगा। और यह साबित करने निकलेंगे तो आपको उन्हें दोषी करार देना होगा। आरोपों का सिलसिला है, आरोपों की फहरिस्त है और इन सब के बीच 2 सवाल दिल्ली की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो चले हैं। दूसरा सवाल इस देश की जनता की गोलबंदी से जुड़ा है। क्या वाकई मुद्दों के आसरे जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में, जिस तरीके से मुंबई के शिवाजी पार्क में और अब
रामलीला मैदान में अगर जनता से पट गया पूरा का पूरा रामलीला मैदान, और खास तौर से दिल्ली में तो वोटर ही आम आदमी पार्टी के हैं, उसके बाद मदद के लिए पंजाब भी मौजूद है और इस दौर में कांग्रेस भी कांधे से कांधा मिलाकर संघर्ष के मैदान में है, तो उनकी अपनी बड़ी तादाद। और इस दिशा में देखिए तो चाहे वह बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों के वो तमाम छत्रप जो इंडिया गठबंधन में साथ खड़े हैं, उनके सामने एक संकट तो है। अगर रामलीला मैदान की रैली में लोग ना आए तो फिर आने वाले वक्त में मान लिया जाएगा कि इस चुनाव में विपक्ष हार चुका है या सत्ता जीत चुकी है। लेकिन अगर लोगों से पट गया दिल्ली 31 तारीख को, और रामलीला मैदान ही नहीं बल्कि समूची दिल्ली के भीतर का जो नज़ारा होता रहा है आंदोलन की शक्ल में, अगर वो नज़र आ गया तो फिर चुनाव का मुद्दा वही होगा। जनता सड़क पर है, मुद्दे जुबां पर हैं और राजनीतिक तौर पर सत्ता की तानाशाही सबको जेल भरने की दिशा में ले जाने को तैयार है। तो क्या होगा? आज इस बात का जब ऐलान किया गया कि दरअसल 31 मार्च को जो रैली होगी वो पॉलिटिकल रैली नहीं है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर या केजरीवाल को लेकर नहीं है। चूंकि तमाम राजनीतिक दल इस दौर में जांच एजेंसियों को लेकर या सत्ता के दिशा निर्देश के बाद की जो संकट है, उस संकट से, इस गहराते हुए बादलों से कहीं ज्यादा मुश्किल हालात में वह खड़े हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि लाखों की तादाद में दिल्ली के भीतर चुनाव के बीच में, और सबको पता है कि 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है और वह वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होनी है जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। राजनीतिक तौर पर आंदोलन की हुंकार अगर चुनाव के बीच में खड़ी हो जाए तो क्या मुश्किल होती है, इसका अंदेशा शायद आज उन तमाम नेताओं को भी रहा जो हैं तो दिल्ली के, लेकिन राजनीतिक तौर पर समझ रहे हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में चेन्नई से स्टालिन भी आएंगे, मुंबई से उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी आएंगे, बगल में लखनऊ से अखिलेश यादव को भी आना पड़ेगा और बिहार से अपने तौर पर तेजस्वी यादव भी आएंगे। और शायद जेल में इस वक्त जो कैद हैं हेमंत सोरेन, वह सोच भी रहे होंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। जेल भेजा गया, साबित तो हुआ नहीं, अभी तो आरोप है, तो क्यों नहीं, अगर जनता उनके साथ खड़ी है तो फिर राजनीतिक तौर पर यह लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। यानी पहली बार जिस बिसात को सत्ता ने बिछाया और जिस बिसात पर वजीर को धराशायी करने की दिशा में दिल्ली की सत्ता बढ़ी, उसमें आम जनता प्यादे बनकर अगर एक के बाद एक मात देने लगेगी तो क्या होगा। संभवतः आज इसी का ऐलान दिल्ली में किया गया। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में, तो इस जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसके खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन 31 मार्च को रामलीला मैदान में 10 बजे रैली करने जा रहा है, जिसमें दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को, जो व्यापारी संगठन हैं, एनजीओज हैं, जितने आरडब्ल्यूए हैं, सबका हम आह्वान कर रहे हैं कि इस देश को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान। जब दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे अलग अलग प्रांतों से, तो जरा सोचिए कि राजनीतिक तौर पर सवाल हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल का नहीं होगा, इस देश में मौजूदा गवर्नेंस के तौर तरीकों का होगा, और जिसको लेकर इंडिया गठबंधन अपनी बिसात पिछाने लगा है। और उसके सामने 10 मुद्दों की ऐसी फहरिस्त है जिसके आसरे मौजूदा वक्त में सत्ता की जो भी छवि इस दौर में यह कहकर गढ़ी गई कि हम दरअसल करप्ट नहीं हैं, पूरा विपक्ष करप्ट है, हमने इस दौर में देश को विकसित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, इससे पहले इस देश में सिर्फ लूट होती थी।
अगर सत्ता यह कह रही है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, चाहे वो कॉरपोरेट के आश्रय ही सही, लेकिन इससे पहले कि तमाम राजनीतिक सत्ताओं ने इस देश के भीतर कुछ नहीं किया, तो उसके उलट की परिस्थिति समझिए जो इस देश के भीतर चुनाव के ऐन वक्त के बीच में, जब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है देश के भीतर में, अलग अलग जगहों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, तब जरा कल्पना कीजिए कि रामलीला मैदान से जब पूरी फहरिस्त इस बात को लेकर रखी जाएगी कि इस देश के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड को घूस के तौर पर लिया गया और उस घूसखोरी को वैध बना दिया गया, यानी लीगलाइज्ड कर दिया गया। जब वो पूरे आंकड़े निकल कर आएंगे कि दिल्ली की शराब नीति में जो शामिल रहा, उससे भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसे मिल गए। इस देश के भीतर में कितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको जरिए पैसा लिया गया और उसके बाद उनको काम दिया गया। कुछ को काम पहले दे दिया गया, बाद में उनसे पैसा ले लिया गया, यानी कमीशन और घूस ये अगर लीगलाइज्ड हो चला है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए, तो देश में करप्शन का मतलब क्या होगा? यह तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चल रहा है। दूसरा सवाल है कि इस दौर में कॉरपोरेट लूट जिस तरीके से हुई और जिसका जिक्र राहुल गांधी बार बार करते हैं कि किस तरीके से कॉरपोरेट को क्या कुछ दिया गया, तो क्या इस देश में विकसित राष्ट्र की जो जमीन तैयार की जा रही है वो कॉरपोरेट के पूंजी पर है? अगर रामलीला मैदान के भीतर से इस देश में तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना हो या निजीकरण की दिशा में बढ़ते हुए कदम हो, तो क्या इस बात का खुले तौर पर रामलीला मैदान से ऐलान होगा कि इस दौर की राजनीतिक सत्ता ने तमाम जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और मान लिया है कि इस देश में अब प्राइवेटाइजेशन इस देश की इकोनॉमी को बचाएगा, वही रोजगार देगा और यही हमारा सिस्टम इस बात की इजाजत देता है? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? अगला सवाल है कि जो किसानों को लेकर एमएसपी है, यह सिर्फ एक औपचारिकता का ऐलान है, यह कोई कानून नहीं है इस देश के भीतर में और इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। तमाम गारंटियों को लेने के बावजूद भी, यानी किसान मजदूर, इसकी गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं है। इस देश में महंगाई की स्थिति हो, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार जिस लिहाज से कमजोर होता जा रहा है, जो डिग्रीधारी युवक है उनके हाथ में जो बेरोजगारी का तमगा है, इस देश के भीतर में पेंशन निकालकर जीने वाले तमाम बुजुर्गों के जो हालात हैं, इस देश के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में नौकरियां चली गई और लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आई, क्या ये पूरी फहरिस्त इस दौर के भीतर में राजनीतिक तौर पर जनता को एक मुश्त एक साथ लाकर खड़ा कर सकती है? ये हो सकता है, क्योंकि जनता अगर मुद्दों के आसरे गोलबंद हो गई तो फिर राजनीति हो रही है या चुनाव में वोट किसे डालें ये कहने की जरूरत होती नहीं है। और राजस्व की लूट या लूट का राजस्व, यह भी समझना जरूरी है। शराब नीति में राजस्व को लूट का जिक्र था, लेकिन जब पूरे देश के भीतर में इकोनॉमिक सिचुएशन लूट पर आधारित हो और उसको इस देश के राजस्व से जोड़ा जाए तो फिर रास्ता कहां बचेगा? 2G घोटाला इस देश ने देखा क्योंकि राजस्व का नुकसान हो रहा था, लेकिन 5G जिसमें राजस्व को नुकसान पहुंचाकर एक सिस्टम को डेवलप कर लिया गया, उसका जिक्र कहीं नहीं है। इस देश में सरकार के तमाम मंत्रालय जो खर्च करते हैं उसमें कितनी बड़ी तादाद में प्रचार प्रसार पे खर्च होता है और हर मंत्रालय का पूरा पैसा प्रधानमंत्री पर खर्च होता है, तो क्या उसका कच्चा चिट्ठा CAG को नहीं लाना चाहिए, जिसका काम है कि इस देश के भीतर में तमाम सरकारी दफ्तरों के पूरे खर्चे को लेकर हिसाब किताब पार्लियामेंट में रखे, लेकिन वो रखना भूल गई। क्या ये मुद्दे उभर कर नहीं आएंगे? और अगर ये मुद्दे उभर कर आएंगे तो इस देश के भीतर में तो स्थिति ऐसी भी आ गई कि कोई कैबिनेट मंत्री कोई मायने ही नहीं रखता है, वो महत्वहीन हो गया, इरेलीवेंट हो गया। जैसे पहले मंत्रियों को इरेलीवेंट किया गया, अब इस देश में पूरे विपक्ष को इरेलीवेंट करते करते जनता को भी इरेलीवेंट करने की स्थिति में क्या सत्ता आ गई? क्या ये सवाल रामलीला मैदान से उठेंगे जिसकी तैयारी इंडिया गठबंधन करने को तैयार है? एक लंबी फहरिस्त है। इंदौर में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के सामने महत्वहीन से क्यों लगने लगे? और जो विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा, चाहे अयोध्या में राम मंदिर के मद्देनजर राष्ट्रपति को ना आने देना हो या फिर संसद भवन जो नई इमारत बनी उसमें कोई निमंत्रण राष्ट्रपति को दिया गया या नहीं दिया गया, या फिर उपराष्ट्रपति की भूमिका जो विपक्ष लगातार उनके बारे में जिक्र करते रहा और खुद को एक नाटकीय आधार पर पार्लियामेंट परिसर में उसने दिखला दिया, तो ये परिस्थितियां क्या बतलाती हैं भारत के भीतर की स्थिति में? क्या ये सारे मुद्दे उभर सकते हैं?
सही मायने में कहिए तो इस दौर में जो मीडिया ने जो कुछ पर भी पर्दा डाल दिया, वो तमाम बातें इस दौर में आंदोलन की शक्ल में पटना के गांधी मैदान में भी उठी, मुंबई के भीतर भी उठी, जो शिवाजी पार्क में उठी, जहां पर जिक्र राहुल गांधी जिस पॉलिटिकल पावर का कर रहे थे उसके जरिए उठी। और यही सवाल दिल्ली के रामलीला मैदान तक आते आते चुनावी शक्ल में इस देश के आंदोलन को अपने साथ खड़ा कर लेगा। लेकिन एक कदम और आगे बढ़िए, क्योंकि अब सवाल यह है कि केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन वहां से उन्होंने जो पत्र जारी करके एलजी से मदद मांगी और जो चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आप भी ध्यान रखिए इस दिल्ली की जनता को कोई पानी के हालातों से जूझना ना पड़े, उस पत्र को देखिए। और उसको लेकर जल मंत्री सामने आ गई और उन्होंने कहा, और बड़ी भावुकता से वो कहने लगी कि देखिए वो जेल में बंद है लेकिन उसे फिक्र दिल्ली की जनता की है। इमोशनली इस देश के भीतर में राजनीति बड़ा प्रभावित करती है और भावनात्मक तौर पर इस दौर में इस देश की जाति और धर्म को लेकर सियासत खूब साधी गई। लेकिन जनता की मुश्किलों के अगर भावनात्मक तौर पर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, जरा सुनिए इसे। कल जब ये कागज़ उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। तो ईडी की गिरफ्तारी के बाद जेल का रास्ता केजरीवाल के लिए बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि जेल जाने के रास्ते में भी दिल्ली के लोगों का जिक्र करके वह किस राजनीति को साध रहे हैं। कई सवाल आज के दिन उठे। कहा गया कैसे किसी कैदी को, या फिर जब गिरफ्तारी हुई है तो उनको टाइपराइटर भी दिया जा सकता है कि वह कुछ टाइप करें, या वहां पर कलम दी जा सकती है कि वो हस्ताक्षर करें, या फिर उन्हें निर्देश और आदेश देने के स्थिति में क्या वाकई लाया जा सकता है। ये सवाल सिर्फ सवाल है, इसलिए क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति चुनाव के आसरे ही तय होती है और चुनाव में जो जीत जाता है उसके सामने तमाम गलत, कमजोर, छोटे बड़े मुद्दे कोई मायने नहीं रखते हैं। और दिल्ली की राजनीतिक सत्ता या यहाँ की राजनीतिक हवा में बीजेपी कहीं नहीं है तो कांग्रेस भी नहीं। लेकिन इस वक्त देश के चुनाव होने हैं, उस देश के चुनाव में बीजेपी एक तरफ खड़ी है और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो छवि सत्ता को लेकर गढ़ी गई वो इसी रूप में थी कि प्रधानमंत्री मोदी बीते 23 साल से संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो कि उन पर करप्शन का दाग लगा दे। इस बात का जिक्र उन्होंने संसदीय बोर्ड की बैठक में किया, तमाम सांसदों के बीच कहा, चुनाव प्रचार के वक्त भी उन्होंने कहा और तमाम रैलियों में वो कह भी रहे हैं। लेकिन उसके ठीक सामने वो विपक्ष के करप्शन को रखते हैं, चाहे वो गांधी परिवार का जिक्र हो, चाहे विपक्ष की पूरी फहरिस्त हो। सवाल सबसे बड़ा जो अब दिल्ली को बेचैन किए हुए है वो इस बात को लेकर है कि अगर करप्शन की परिभाषा जो उन्होंने गढ़ी, अगर वो परिभाषा रामलीला मैदान से बदलने लगी तब क्या होगा। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें करप्शन के दायरे में क्या इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आएगा, क्या करप्शन के दायरे में इस देश में कॉरपोरेट लूट नहीं आएगी, क्या करप्शन के दायरे में इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का एग्रीकल्चर की दिशा में जाना और एफसीआई गोडाउनों के पैरेलल में इस देश में कॉरपोरेट के गोडाउन्स को बनाते चले जाना, क्या ये सब नहीं आएगा। इस देश के भीतर में बैंकों के जरिए जो लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए गए और दूसरी तरफ किसानों के लिए कोई माफी नहीं, मनरेगा का पैसा बढ़ाने की स्थिति में नहीं, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी जस की तस है, रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं, सैंक्शन नौकरियां भरने की स्थिति में देश की इकोनॉमी इजाजत नहीं दे रही है, तो क्या यह करप्शन के दायरे में नहीं आएगा। अगर ध्यान दीजिए तो दरअसल आंदोलन की शक्ल में राजनीति जब होती है तो जनता के मुद्दे और जनता की पहल ही उस दौर में चुनाव में टकराती है।
और शायद इसी का डर दिल्ली में मौजूदा सत्ता को है। कल रात सीईसी जो उनकी इलेक्शन कमीशन है, उनकी अपनी बैठक शुरू हुई बीजेपी की। उस बैठक में तमाम टिकटों को लेकर चिंतन मनन हुआ, लेकिन आज दोपहर फिर बैठक शुरू हुई और उस बैठक के भीतर तमाम मुद्दों के साथ बड़ा मुद्दा यह था, क्या दिल्ली भारत की राजनीति का वो नब्ज सेंटर अगर है तो क्या इस दौर में विपक्ष की एकजुटता अगर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की मौजूदगी के साथ हो गई तब क्या होगा। तो क्या ऐसे में 28 तारीख को जो रिमांड पर जब तक हैं केजरीवाल, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए या जेल का रास्ता दिखलाया जाए। क्योंकि एक तरफ सत्ता की छवि तो बड़े कड़क मिजाज वाली है, वो किसी को बख्शती नहीं है जिसको निशाने पर ले ले। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है, अगर सत्ता जा रही हो तो फिर किसी के सामने झुकने से यह सत्ता घबराती भी नहीं है। एक वक्त गडकरी को लेकर सवाल थे, लेकिन गडकरी के टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा यह भी उहापोह की स्थिति थी, लेकिन जगह देनी पड़ी। यहां तक कि राज ठाकरे को भी दिल्ली बुलाना पड़ा और यहां तक कि इस देश के भीतर में 44 राजनीतिक दलों का साथ बीजेपी ले चुकी है तमाम राज्यों के भीतर। जिनसे पल्ला झाड़ चुकी थी उनके लिए भी दरवाजे खुल गए। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में चुनाव ऐलान के बाद की स्थितियों से जूझते हुए कभी भी सत्ता के सामने आई नहीं होगी, और अगर आई होगी तो उसने ये हिम्मत दिखाई नहीं होगी कि हम कमजोर हैं और हमारे साथ जो आते चला जा रहा है अब हम उसके आश्रय ही चुनाव जीतेंगे और 400 पार का नारा लगाते रहेंगे। इस देश के 16 राज्यों के राजनीतिक दलों में साथ अगर बीजेपी के गठबंधन का है तो पहला मतलब तो यही है बीजेपी अपने बूते चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी परिस्थिति है कि जिस इंडिया गठबंधन को लेकर एक कमजोर परिस्थिति इस देश में लगातार नजर आ रही थी, क्या उसको ऑक्सीजन देने का काम एक के बाद एक सरकार द्वारा लिए गए निर्णय ने काम कर दिया। वो चाहे कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना हो, हेमंत सोरेन को जेल में डालना हो, केजरीवाल को जेल में डालना हो, नीतीश कुमार को बिल्कुल यात्रा के वक्त साथ में ले आना हो, ममता बनर्जी को खामोश कर देना हो, राज्य दर राज्य होते होते आरएलडी का भी जिक्र कर लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलेंगे, वहां पर भी साथ आ गई पार्टी। और इसी स्थिति में एक झटक में दे देंगे जो हरियाणा के भीतर दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ। यानी सत्ता पाने के तमाम समीकरणों के इर्द गिर्द अगर मौजूदा राजनीति दिल्ली की सत्ता के आश्रय चल रही है तो फिर जान जाइए जो बिसात चुनाव के वक्त आंदोलन की शक्ल में पटना से निकली और मुंबई से होते हुए अब दिल्ली के रामलीला मैदान में दस्तक देने को तैयार है, ये शायद सबसे बड़ी चेतावनी, चुनौती और खतरे की घंटी मौजूदा मोदी सरकार के लिए है। और वह इसे नहीं जानती है ऐसा भी नहीं है, इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। आसमान घना है, सियासत उतनी घनी नहीं है। कल सुबह होगी, आसमान साफ होगा, रंगों की बौछार कल देश भर में होगी। होली का दिन है, लेकिन इस रंग के भीतर सियासी रंग दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा होली ना मनाकर राजनीतिक तौर पर जनता के भीतर चेतना जगाने की दिशा में बढ़ना, ये शायद भारत की राजनीति में, वह भी दिल्ली में पहली बार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।